हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कि सैलरी पे टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है और कब डिडक्ट होता है और डिडक्ट किसको करना पड़ता है, क्यों सैलरी पे टीडीएस काटा जाता है। मेनली टीडीएस लाने का मेन मोटिव यही था इनकम टैक्स एक्ट का कि टाइम से पहले टैक्स की रिकवरी हो सके और टीडीएस कटने के बाद ट्रैक हो सके कि कौन किसकी इनकम कितनी है और कितनी ज़्यादा है। मैं अपन यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 192 में प्रिस्क्राइब्ड है टीडीएस ऑन सैलरी। हर वो पर्सन जो पेमेंट करता है उस पर्सन को जिसका सैलरी हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होता है उसको टीडीएस काटने की रिक्वायर्ड होती है अंडर सेक्शन 192। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 192। मतलब सेक्शन 192 में उनका ही टीडीएस कटेगा जो सैलरी पे पेमेंट होता है। एंड यहाँ पास पेमेंट बेसिस पे ही टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि अक्रूवल बेसिस पे। हम जिस टाइम पे पेमेंट करेंगे उसी टाइम पे ही टीडीएस डिडक्ट होगा। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मेन ज़रूरी है। अगर दो पर्सन के बीच में अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा सेक्शन 192 के तहत। हाँ, मे भी हो सकता है दूसरे सेक्शंस के तहत अगर वो डिडक्ट हो सकता है, बट सेक्शन 192 पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। और टैक्स डिडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज टैक्स रेट। हम लोग आगे देखेंगे कि एवरेज टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि टीडीएस ऑन सैलरी सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के बेसिस में काटा जाता है। पेमेंट करने के टाइम ही डिडक्ट किया जाता है और उन्हीं का काटा जाता है जिनका सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। अब आता है किन किन पर्सन्स को सैलरी पे टीडीएस काटना कंपलसरी है, जिनको रिक्वायर्ड है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म को टीडीएस काटना जरूरी है। अगर कोई पर्सन सपोज किसी पर्सन को प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर पूरे साल भर में 6 लाख रुपए का अगर पेमेंट कर रहा है सैलरी का तो उसको टीडीएस काटना कंपलसरी है। पार्टनरशिप फर्म को भी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, HOF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन्स, ये सब लोगों को रिक्वायर्ड रहता है टीडीएस काटने का अगर वो लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी का वो टैक्सेबल होता है सैलरी हेड के अंदर। और यहाँ पास मेन ये है कि एनी पर्सन whether individual, HOF, firm, company, AOP, BOI or etc. is liable to deduct tax at source on the amount of salary paid, irrespective of fact whether the person is carrying on a business or not. यहाँ पास ये फैक्ट नहीं, यहाँ पास अगर बिजनेस कर रहा है या ना कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पास अगर सैलरी हेड में अगर टैक्सेबल हो रहा है तो टीडीएस उसको डिडक्ट करना जरूरी हो जाएगा। अब बात आती है कि किस किस चीज़ों को अपन सैलरी नहीं मान सकते। सपोज एक एग्जांपल है कि सीटिंग फीस, होल टाइम डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उनको अगर सैलरी की पेमेंट होती है तो वो सैलरी हेड पे टैक्सेबल होता है, तो उस पर सेक्शन 192 के तहत सैलरी में टैक्स डिडक्ट होता है। बट अगर सीटिंग फीस, अगर डायरेक्टर लोग अगर सीटिंग करते हैं, अगर वो लोग बैठते हैं किसी भी मीटिंग पे तो उनको सीटिंग फीस दिया जाता है। उसके लिए उनका जो पेमेंट होता है वो सेक्शन 192 पे नहीं कटेगा टीडीएस। में भी हो सकता है सेक्शन अलग अदर सेक्शन में उनका टीडीएस कटे, पर सेक्शन 192 पे टीडीएस नहीं कटता। और अदर यहाँ पास ये अगर कोई भी होटल पे अगर अपन जाते हैं और किसी भी एम्प्लॉय को या तो जो सर्वेंट रहता है उसको अगर हम लोग टिप्स देते हैं और टिप्स को कोई होटल कलेक्ट करके अगर उसके एम्प्लॉय को देता है तो वो सैलरी नहीं काउंट किया जाएगा। जो टिप्स उन लोग को रिसीव्ड हुआ है वो उन लोग के IOS का पार्ट बनेगा, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पास मेन ये आता है कि सीटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 and tips collected by hotel from customer and paid to employees did not amount to salary from employer and hence employer is not liable to deduct tax at the source on such payment under section 192। सेक्शन 192 में लाइबिलिटी नहीं आती डिडक्ट करने की, भले अदर सेक्शन में लाइबिलिटी आ सकती है डिडक्ट करने की। और आगे बात ये होती है कि टीडीएस तभी काटा जाएगा जब उसका
उसका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर उसकी इनकम कम है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको टैक्स का पेमेंट ही नहीं आएगा, तो टीडीएस काटना कोई कंपलसरी नहीं है। अब मेन बात ये आती है कि फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग होने से पहले क्लोज होने से पहले उन एम्प्लॉय को अपना पूरे इनकम का डिटेल देना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से उसकी इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ से उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, कौन कौन सी पॉलिसी लेके रखा है जिसमें 80C 80D में डिडक्शन मिल रहा है, उन सब को उसको एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एंड एविडेंस के प्रूफ में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एविडेंस के रूप में एम्प्लॉय से डॉक्यूमेंट को गेन करे। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी सेल फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग इनकम ऑफ द एसएससी or computing tax deductible at source obtain from the SSC the evidence or proof or particular or prescribed claim under the provision of the act in such form or manner as may be prescribed। so यहाँ पर सही बात बोला गया है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एविडेंस के रूप में एम्प्लॉय से रिसिप्ट करे डॉक्यूमेंट्स को कि कहाँ कहाँ से और अदर इनकम रिसिप्ट हो रही है, ताकि वो इनकम को कैलकुलेट कर सके और एवरेज टैक्स रेट बेसिस पे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बाकी सब सेक्शंस पे, बाकी सब टीडीएस पे 10%, 5%, 2%, 1% प्रिस्क्राइब रहता है, बट सैलरी इस तरीके से डिडक्ट होता है कि पूरे साल भर में जितना इनकम कमाया है उतने पे जितना टैक्स आ रहा है उतना उसका टीडीएस इक्वल टू होना चाहिए। उसी कारण एवरेज टैक्स रेट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर हर कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, HOF, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी को टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। अदर बात, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एम्प्लॉय अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाता है विद इन ईयर, तो उसको नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर का डिटेल देना पड़ेगा कि कितना टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, उसकी कितनी इनकम थी, ताकि नया एम्प्लॉय न्यू तरीके से कंप्यूटेशन कर सके और न्यू तरीके से टीडीएस डिडक्ट कर सके। ये जवाबदारी होती है एम्प्लॉय की। और अगर एम्प्लॉयर अगर टीडीएस नहीं काटता है सेक्शन 192 में आने के बावजूद भी, तो लायबिलिटी और प्रोसिक्यूशन पूरा एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर। सब्जेक्ट टू एम्प्लॉय ने पूरा डिटेल्स अपना फर्निश कर दिया है। सो अब बात आती है, क्या सेक्शन 192 का टीडीएस नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होता है? सपोज कोई पर्सन है जो यूएसए का है, वो इंडिया के इन्फोसिस में अगर काम कर रहा है, इन्फोसिस के डायरेक्टर ने उनको सेलेक्ट किया है कि उनको 8 लाख रुपीज़ पर एनम पे करना है। अगर 8 लाख रुपीज़ अगर पर एनम किसी एनआर को अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं तो क्या उस पर टैक्स डिडक्ट होगा? या आंसर इज यस। टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 192। सेक्शन 192 के तहत रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उनके ऊपर टीडीएस काटना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। सो हम लोगों ने यहाँ पास ये देखा कि कोई भी पर्सन अगर जिसका इनकम अगर सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है तो उनको टीडीएस काटना पड़ता है, वो भी एवरेज टैक्स रेट के साथ, वो भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस, ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एसोसिएशन पर्सन हो, चाहे अदर हो, ठीक है। और बात सिटिंग फीस और टिप्स, ये दो मेन केस लॉ है। ये मेन केस लॉ के तहत ये डिसाइड हुआ है कि ये सैलरी हेड पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा आईओएस पे हो सकता है तो अदर पे टीडीएस कट सकता है। बट सेक्शन 192 के तहत सिटिंग फीस और टिप्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स फ्रॉम द होटल आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेक्शन 192। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सैलरी कैसे कैसे डिडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिलता है पूरे साल भर में 8 लाख रुपीज़। एम्प्लॉय गेट्स अ सैलरी ऑफ 8 लाख। Apart from this salary, he also gets non-monetary benefits value at 80,000। 80,000 का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उसको रिसीव्ड होता है, जो ऑलरेडी वैल्यूड है रूल 3 के हिसाब से।
एंड एम्प्लॉय इन्वेस्टेड इन PPF 60,000, मतलब वो प्रोविडेंट फंड में ऑलरेडी 60,000 इन्वेस्ट करके रख चुका है, मतलब 80C पे डिडक्शन उसको मिलेगा। अभी जितना डिटेल है ये क्लोज होने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ये फर्निश करेगा एम्प्लॉयर को, ताकि उसको कंप्यूट कर सके और फॉर्म 16 उसको इशू कर सके। सो यहाँ पर अपना आंसर ये होगा कि एनुअल सैलरी है 8 लाख रुपीज़, बेनिफिट 80,000, तो सो अपना ग्रॉस सैलरी आ जाता है 8,80,000। उसके बाद अपना 80C जो इन्वेस्ट किया है हमारा एम्प्लॉय, जो इन्वेस्ट करके रखा है 60,000, वो लेस होगा, तो टोटल टैक्सेबल इनकम अपना आएगा 8,20,000। एंड 8,20,000 पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, एंड 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। सो ऐसे कैलकुलेट करने से हमारा टैक्स आता है 76,500। एंड उसके बाद उस पर अपना सरचार्ज सेस ऐड होगा, नॉट सरचार्ज सॉरी, सेस ऐड होगा 4%, जो वैल्यू होता है अमाउंट 3060 से। टोटल लाइबिलिटी अपनी आती है 79560। एंड अब ये पूरे साल भर की लाइबिलिटी है, इस साल भर की लाइबिलिटी को हम लोग को 12 मंथ से डिवाइड करके मंथली बेसिस में TDS काटना पड़ेगा, मतलब 6,630 इतने रुपीज़ का हर महीना TDS कटेगा, तब वो जाके 79560 रुपीज़ पूरे साल भर में कवर होगा। और एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 इशू करना पड़ेगा एज अ TDS सर्टिफिकेट। सो हमने यहाँ पर ये सीखा कि TDS ऑन सैलरी चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उनके दोनों के ऊपर काटा जाता है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स, वो भी एवरेज टैक्स रेट बेसिस पे। और एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 भी इशू करना पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉयर चाहे बिजनेस कर रहा हो या ना कर रहा हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको TDS काटना कंपलसरी है। और एम्प्लॉयर अगर चेंज होता है एम्प्लॉय का, तो उसको न्यू एम्प्लॉयर को पूरा डिटेल उसको फर्निश करना पड़ता है। और NR को भी, NR के ऊपर भी TDS कटता है इस सेक्शन में, सेक्शन 192 में। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एम्प्लॉयर की, पूरा एविडेंस गेन करे एम्प्लॉय से कि कितना कितना उसका इनकम है, अदर सोर्स से कैपिटल गेन है, या तो बिजनेस हो रहा है, या तो BGP के, पूरा इनकम और एविडेंस के साथ उसको रिसिप्ट करेगा। सो आज का अपना टॉपिक TDS ऑन सैलरी यही ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी और आगे इनकम टैक्स का अदर प्रोविजंस और हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी इशू है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो हम जल्द से जल्द बनाएंगे। थैंक यू, ध्यान रखिए।